वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आई कैन 2020। यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी का लेक्चर। तो पॉलिटी में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। हमने यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहले में हमने आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ा। फिर हमने आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 पढ़ा, नागरिकता। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 में नागरिकता। और आज हम पढ़ेंगे भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल कहाँ से 12 से 35 तक है। ये हमारे पूरी 12, 13, 14 पूरी 35 है। ये भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा है भाग 3 मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच आर इसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। कि हमारे नागरिकों के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो हर तरीके से उनके डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एज दीज राइट आर फंडामेंटल और इसेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसी वजह से फंडामेंटल राइट को भाग 3 में 12 से 35 तक इसको दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट के बारे में उस समय भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का सबसे आलोचित भाग भी कहा था। और मूल अधिकार जो हैं वो हमारे नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। और उनका जो प्राकृतिक स्वरूप है वो प्राकृतिक आधारों पर निर्भर होता है। और देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार में क्या क्या है आगे। मौलिक अधिकार को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे जो समझना आसान हो जाएगा। इसमें हमारा जो भाग 1 है उसमें हम पढ़ेंगे। देखो इसको यहाँ पे भी हमने हिंदी में भी लिख दिया है। मूल संविधान में हमने मौलिक अधिकार को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर दे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। कौन कौन सी? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। और संपत्ति रखने का अधिकार जो कि अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। तो ये हमारे कितने पार्ट हो गए? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का 3, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और ये। तो ये हमारे 6 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 12 के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। मेन आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। 14 से 18 आर्टिकल किसके अंदर तक हमने देखा था? समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 है। पहले आज इस पार्ट में हम आज इतना ही करेंगे, राइट टू इक्वालिटी। धीरे धीरे करने से क्या होगा कि हमारी समझ बेहतर होगी पॉलिटी को समझने में। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल पहले 12 और 13 बता देते हैं कि क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और इसमें बताया गया है कि जो भाग 3 के प्रयोजन हेतु जो राज्य है उनकी डिफिनीशन क्या है और उस राज्य शब्द में कौन कौन से शामिल होंगे। तो राज्य में क्या आता है? अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। भारत अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य में निम्नलिखित निकाय शामिल होते हैं, जैसे भारत की सरकार एवं संसद, ये राज्य की डिफिनीशन में आती है। इंडिया गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट होती है वो राज्य की परिभाषा में आती है। सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल ये राज्य की परिभाषा में आती हैं। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि जो जितनी भी लोकल अथॉरिटी होती हैं वो राज्य की परिभाषा में आती हैं। चौथा, अन्य अधिकारी यानी कि अदर अथॉरिटीज भी राज्य की परिभाषा में आता है। ठीक है। तो आर्टिकल 12 जो है वो राज्य से रिलेटेड है। स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं? तो स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य वे सभी व्यक्ति जिन्हें कोई विधि बनाने अथवा आदेश तथा अधिसूचना जारी करने वाले और लागू करने वाली शक्तियां उनके पास होती हैं, वो उनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। जैसे हमारा जो नगर पालिका होती है वो भी कोई लॉ बना सकती है ना, कोई ऑर्डर दे सकती है, तो वो सारे स्टेट की डिफिनीशन में आएंगे। नगर निगम आएगा, ग्राम पंचायत आएगा, जिला बोर्ड आएगा, सारे आएंगे।
ठीक है। और अन्य प्राधिकारी जो मैंने लास्ट में बताया कि अन्य प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा में आते, तो उनसे क्या मतलब है, सरकार का वित्तीय नियंत्रण हो ऐसे व्यक्ति के ऊपर या निकाय के ऊपर जो सार्वजनिक महत्व का हो, या फिर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण हो, ठीक है, राजकीय विभाग या कार्य स्थानांतरित किए गए हों उसको हम बोलेंगे अन्य प्राधिकारी। तो ये था हमारा, जैसे इसमें इस एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक जो होती हैं वो भी राज्य की डिफिनीशन में आती हैं, भारतीय खाद्य निगम, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तो ये सारी जो चीज़ें होती है राज्य की परिभाषा में आती हैं। इतना हमारा आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 किससे रिलेटेड है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 देखेंगे। आर्टिकल 13 में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 13 में न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आर्टिकल 13 में दी गई है। आर्टिकल 13 में एक बात बताई गई है कि संविधान के पूर्व की विधियां और संविधान के बाद की विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकती है अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है जो मूल अधिकार को का हनन करती है या उसे चोटिल पहुंचाती है, तो उसको उस मात्रा तक ही शून्य कर देगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पूरा खत्म नहीं करेगा। जितना पार्ट उसका कॉन्ट्रडिक्स होगा फंडामेंटल राइट से उतना भाग केवल हटा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 है। तो आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है न्यायपालिका को, ठीक है। तो एक बात और बताई गई है आर्टिकल 13(4) के सब क्लॉज में। ये हम पूरा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम केस पढ़ेंगे, जैसे गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, शंकरी प्रसाद वाला मामला। तो इसमें आर्टिकल 13 और 368 के बीच में पहले बहुत सारा विवाद होता था। तो 13 और 368 को हम एक साथ बहुत डिटेल में देखेंगे केसेस में, और केसेस का एक वीडियो अलग से बनेगा जिसमें शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और जितने भी केसेस हैं वो सारे उसमें अच्छे से रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी पढ़ने की, तो अभी पहले हम आर्टिकल को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 देखते हैं। नहीं, एक बार बता दें कि आर्टिकल 13 में क्या है, अभी जितना समझ में आएगा ठीक है, डीपली में हम उस केस में समझेंगे। आर्टिकल 13 में 4 में ये जोड़ा गया था बाद में, क्योंकि 13 का एक्चुअल में 13 ही संविधान था, उसके बाद उसमें 3 आर्टिकल 33 और आर्टिकल 13 का पार्ट 4 जोड़ा गया। तो 34 में ये लिखा है, अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, और इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। अतः संविधान संशोधन अधिनियम को विधि नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 में बोला गया है कि न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, लेकिन बाद में इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें बोला है कि आर्टिकल 368 के तहत हम जो भी करेंगे उसमें मतलब 368 विधि आपके 13 के तहत विधि नहीं है। कुछ ज्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा था कि ये हम बातें समझेंगे केसेस में। अभी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसे धीरे थोड़ा मतलब हमें छोटे छोटे आर्टिकल से शुरू करना चाहिए। बट ये है कि 368 के तहत हम संविधान का संशोधन करते हैं, और 13 में लिख दिया गया है कि जितने भी विधियां हैं उनको जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये हो गया कि कोई सरकार अगर कोई संविधान संशोधन करके लाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू तो हो ही नहीं पाए, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो जब लैंड रिफॉर्म वाला हमारा मामला चल रहा था, उस तरह लैंड तो सरकार नहीं छीन सकती थी। तो इसके लिए 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये बता दिया गया कि 368 के तहत अगर हम कुछ भी करते हैं तो 13 के तहत उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, और 368 में आर्टिकल 13 की बातें लागू नहीं होंगी। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, नहीं तो बहुत दिमाग में बहुत केमिकल लोचा हो जाएगा। आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट है 14 से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों बातें ही बहुत अलग अलग है। एक होता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता मतलब विधि के सामने सब समान है,
ठीक है। और विधियों का समान संरक्षण मतलब किसी को हमने संरक्षण भी दिया है, सबको इक्वली नहीं माना है। विधि के समक्ष समता मतलब अमीर गरीब सब समान है। विधियों का समान संरक्षण, गरीब को अमीर के बराबरी कराने के लिए हमने उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो इसको बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता क्या हो गई, निगेटिव हो गया, नकारात्मक सेंस में लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सारे अमीर गरीब सबको समान माना गया है। तो ये जो विधि के समक्ष समता है वो एक निगेटिव टर्म में होता है, और विधियों का समान संरक्षण पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कुछ हमने अधिकार देकर के वंचित वर्गों को ऊपर वाले वर्गों के समान करने की कोशिश किया है। तो देखते हैं, इसमें लिखा है कि विधि के समक्ष समानता, यह विचार हमने ब्रिटिश मूल से लिया, ठीक है। और विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार करना। कोई भी व्यक्ति चाहे ऊंचा नीचा अमीर गरीब कैसा भी हो, विधि से ऊपर कोई नहीं है। ये विचार नकारात्मक संदर्भ को प्रस्तुत करता है, क्योंकि हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान कैसे हो सकता है, यही बात बताई ना। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे किसी सामान्य व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति के समान व्यवहार किया जाए और कहा जाए कि दोनों को कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। तो उस दिव्यांग से अच्छा प्रदर्शन वो समान व्यक्ति करेगा। फिर यह विधि के समक्ष समता कहाँ हुई, तो भेदभाव हुआ ना उस दिव्यांग के साथ। इसीलिए विधि के समक्ष समता की बात नकारात्मक संदर्भ को प्रस्तुत करती है, और इसीलिए इसी अनुच्छेद में दूसरी बात जोड़ी गई, विधियों का समान। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समता है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और कैसी इसकी वो है, वो नकारात्मक संदर्भ ये प्रस्तुत करती है। विधियों का समान संरक्षण कैसी है, ये नकारात्मक संबंध प्रस्तुत करती है। विधियों का समान संरक्षण क्या होता है, यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ये यूएसए से लिया गया। इसमें क्या, इसका मतलब है कि विधि अलग अलग वर्गों के साथ साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है, अर्थात राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में एसटी के लिए अलग नियम है, एससी के लिए अलग नियम है, महिलाओं के लिए अलग नियम है, बच्चों के लिए अलग नियम है, और सबके अलग अलग नियम बनाए गए हैं और अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। तो इसको कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। जो 14 से 18 आर्टिकल था, राइट टू इक्वालिटी, उसमें विधियों के आर्टिकल 14 पहला हम पढ़ रहे हैं, जिसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया है, अब इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूछेगा भी तो बता देंगे कि क्या है विधियों का समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 में कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। 14 में कुछ अपवाद क्या है कि आर्टिकल 361 और 361A अपवाद है। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किए गए निर्णयों या कार्यों के लिए देश का कोई भी न्यायालय जवाबदेह नहीं। अब सभी को समान तो नहीं कह सकते ना, अब राष्ट्रपति है, राज्यपाल, तो कुछ तो पावर देनी होगी। अब जब इनको कुछ पावर देनी होगी और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो इसमें हम अपवाद जोड़ के उन लोगों के नाम मेंशन कर देंगे जिनको हमने ये पावर दी है, जिससे कि ज्यादा विरोध ना हो। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई हैं और उनके निर्णय को न्यायपालिका में जवाबदेहिता ना बना सके, इसलिए इसको इसमें जोड़ा गया है। दूसरा, राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ उनके पद पर रहते हुए कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, गिरफ्तारी या कारावास नहीं किया जा सकता, मतलब इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये इनको कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, किसको, गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। फिर दूसरा अपवाद है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 भी अपवाद है। इसके अनुसार संसद में या किसी विधानमंडल के उसके सदस्यों के द्वारा कही गई बात या दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। यानी आर्टिकल 105 के तहत अगर संसद के अंदर कोई भी सांसद है, कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, वो कुछ भी किसी को बोले, यानी कि राइट टू उसको बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच जो होती है उसका अधिकार दिया गया उनको, मतलब इससे फ्रीडम मिली है। और आर्टिकल 194 से सेम चीज है राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी मिली हुई है। आर्टिकल 31C भी अपवाद है, ये हमारा था अनुच्छेद 14। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है?
अनुच्छेद 15 है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब इसमें ये कितनी है, 1 2 3 4 5 चीजों के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। कौन कौन सी? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों जैसे होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश को नहीं रोका जाएगा। अगर यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर कोई निचली जाति का है तो उसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पे या होटल में जाने से हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 5 आधार ये फंडामेंटल राइट के अंदर आती है। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारे मूल अधिकार है वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होने का मतलब है अगर इस अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, और जिसने आप उल्लंघन किया है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, इसलिए इन 5 आधारों पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य जनता के प्रयोग में लिए जाने वाले कुओं, तालाबों, स्नान घरों के लिए कोई शर्तें नहीं होंगी। ठीक है, और समानता का अधिकार ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, आर्टिकल 15 में भी कुछ अपवाद है, जैसे राज्यों को अनुमति है कि वो बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सके। अब आप ये बताइए कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि आप मतलब इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर नहीं कर सकते भेदभाव। तो अब अगर महिलाओं को और बच्चों को हमें ऊपर लाना है, उनकी शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को हमें सुधारना है, तो कुछ तो राइट देने होंगे ना। इसलिए आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन जोड़ के ये संविधान में ही लिखवा दिया गया है कि राज्यों को अनुमति है कि वो बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। राज्यों को अनुमति है कि वो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सके, और शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए भी छूट दी गई है। ऐसे कभी कभी क्या होते हैं, कुछ पर्सन जो होते हैं बहुत महान व्यक्तित्व के होते हैं, जो कहते हैं कि ये जैसे बस में हो गए, मेट्रो में हो गए, जो वुमेन रिजर्वेशन के लिए अलग से सीट स्पेसिफिक होती है, उसके लिए कहते हैं जब इतना ही समानता का अधिकार कर रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज इक्वल है, तो इनको अलग से रिजर्वेशन दे। तो ये बिना बात का तर्क है, इस तर्क में कोई भी सर पैर वाली बात ही नहीं है, क्यों ये कोई तार्किक तर्क नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है। हमारे संविधान में भी इस बात को अच्छी तरह से समझा है राजनीतिक विदों ने, और जो भी हमारे विद्वानों ने बनाया है उसमें भी ये बात रही है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो उनकी शारीरिक जो उनकी पावर होती है, उनके शैक्षणिक रूप से अगर वो पिछड़े हैं तो उनको बढ़ाने के लिए किसी उच्च वर्गों का वर्चस्व ना हो सके, कोई उनको डोमिनेट ना कर सके उन लोगों को, तो विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के बारे में बताया गया है, यानी कि इसके तहत भी हम कुछ शर्तों को अपनाते हैं। यानी कि आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी दी गई है। ठीक है, और उसके बाद 63, 4 और 5 में उसका अपवाद भी दिया गया है। देखेंगे 16 क्या है। जैसे कि अनुच्छेद 15 में हमने देखा कि कुछ 5 चीजों के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसी तरह 5 आधार के अलावा 2 अन्य आधार, इसमें वंशक्रम और निवास स्थान यानी कि डिसेंट और रेसिडेंस, इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब आप 16 के तहत आप किसी के जहाँ का वो निवासी है, यानी कि उसके निवास स्थल और उसके वंशक्रम के आधार पर भी आप मतलब कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये लिखा है 16 के तहत राज्य का दिन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 16 में भी फिर अपवाद तो है ही, हर चीज में अपवाद हो जाता है। आर्टिकल 16 का विस्तार सिर्फ उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। ठीक है, गैर सरकारी संस्थानों या निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा दिए जाने वाले पदों के संबंध में ये अधिकार लागू नहीं होगा। 16 तो अगर प्राइवेट सेक्टर ऐसा करती है तो कर सकती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट संबंधी सर्विसेज होते हैं उसमें भी लागू नहीं होगा। ठीक है, नियोजन के अंतर्गत प्रारंभिक नियुक्ति के साथ साथ प्रमोशन तथा सर्विस से जुड़े अन्य पक्ष भी शामिल होते हैं। 16(4) में कहा गया है जिस पिछड़ेपन की बात की गई है वो मुख्यतः सामाजिक पिछड़ापन है, सोशली बैकवर्डनेस की बात करी गई है। आप ये एक केस है इंदिरा साहनी मामला, जिसमें ये बताया गया था कि कोई आरक्षण जो है वो 50% से
ज़्यादा अधिक नहीं होगा। तो ये कई जगह आंसर जब आंसर राइटिंग भी करते हैं हम, तो इसमें लिख सकते हैं आरक्षण से रिलेटेड मुद्दा आता है तो हम ये केस मेंशन करते हैं कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी राज्य जो है वो 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता। बट अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो 50% से ज़्यादा आरक्षण देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16(4) एवं 4(ख) में राज्य के द्वारा आरक्षण प्रदान करने की शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित की हैं। जैसे आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्रीमी लेयर का सिद्धांत, ठीक है। गुणात्मक बहिष्कार क्या होता है? पिछड़ेपन तथा प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, समग्र प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता, ठीक है। अनुच्छेद 335 के अनुपालन में हो ये जितने भी प्रशासनिक दक्षता है। पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है कि पिछड़े वर्ग हैं या नहीं है, उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकती है। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। हमने बताया ना कि इसमें निवास स्थान और वंशक्रम के आधार पर आर्टिकल 16 के तहत कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन विशेष रोजगार के लिए संसद कर सकती है चेंज। किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, ठीक है। और राज्य नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। विधि के तहत किसी संस्था, परिषद या धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जाती है। तो आर्टिकल 16 के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। मंडल आयोग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही। आर्टिकल 16 देखो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। आर्टिकल 15 में क्या था? 5 आधार थे जिन पे राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। कौन कौन से 5 आधार थे? हमारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 16 में 2 और आधार जुड़ गए, जिसमें कौन कौन से? निवास स्थान और वंशक्रम। तो ये हमारा 16 हो गया। 17 आर्टिकल देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। अस्पृश्यता क्या होती है? अनटचेबिलिटी। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं ना जिनको नहीं छूते, बोले इनके यहाँ पानी नहीं पीना है, और ये इनके यहाँ नहीं जाना है, अगर बैठे हैं तो नीचे बैठाएंगे, तो इस तरह को बोलते हैं अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाला होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में है। अगर कोई कंप्लेन करता है इसमें सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसकी सजा भी होगी अगर कोई आसपास ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की गई है। अस्पृश्यता से संबंधित जो विधि है वो संसद के द्वारा बनाई जा सकती है, और संसद ने इस संबंध में विधि भी बनाया है अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसका बाद में नाम बदल के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया है। तो एक इसमें है, ये हमारा 17 था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 18 है। इसमें यह बताया गया कि जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 जो बनाया सरकार ने, उसके में छुआछूत जो है वो एक दंडनीय अपराध है, और इसके तहत 6 महीने की कारावास हो सकती है, 500 रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ भी अनटचेबिलिटी है याद रखिएगा आर्टिकल 17 और फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 18 क्या है? आर्टिकल सेना व शिक्षा के सिवाय सभी उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी आप उपाधि नहीं ले सकते। ऐसे बहुत लोग अपने नाम के आगे कोई ना कोई उपाधि लगा लेते हैं, लेकिन उनका अंत किया गया है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 18 में। इस बारे में बताया भी गया क्या है? आर्टिकल 18 के तहत संविधान जो है उपाधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य को उपाधियों प्रदान करने से प्रतिबंधित करती है। यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेता या गुणीजनों को सम्मान दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप उपाधियां वैसे तो ऑफिशियली नहीं ले सकते, बट राज्य के विरुद्ध ही है कि आप नहीं उपाधियां लगा सकते। लेकिन जैसे विश्वविद्यालय है, किसी को सम्मान के तौर पर ये नेता बनाती तो उसको सम्मान दे रही, उपाधि दे रही, तो दे सकती है। राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने से नहीं रोका गया है, यानी कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान दे सकते हैं, उनका उपयोग उपाधि के रूप में किया जा सकता है। सेना या विद्या से रिलेटेड है तो कर सकते हैं। राज्य को सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से निवारित नहीं किया गया। अगर समाज सेवा, सोशल सर्विस कोई करता है तो उसमें भी राज्य पुरस्कार दे सकता है, और इस सम्मान का उपाधि के रूप में अपने नाम के साथ जोड़कर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बस इतनी सी शर्त है। 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान भी प्रारंभ किए, जैसे भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण और पद्मश्री, ठीक है। यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिए, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान प्रदान करने की प्रथा को समाप्त कर दिया,
और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। ये जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन था पुरस्कार वाला, जनता पार्टी ने 1977 में खत्म कर दिया था, और 1980 में फिर जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने फिर से लगा दिया। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। 18 में उपाधियों के अंत की बात करता है। इसमें 4 प्रावधान किए गए। राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, मतलब इन पे दे सकते हैं, कोई उपाधि नहीं लगा सकता। भारत का कोई नागरिक विदेश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अगर कोई नागरिक उसको विदेश से कोई उपाधि दी जा रही है तो नहीं प्राप्त करेगा, उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। विदेशी राज्य के अधीन, ठीक है, लाभ या विश्वास के किसी पद का धारण करते हुए कोई उपाधि को राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद का धारण करते हुए कोई भी भेंट व उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बिना आपको वो भेंट भी नहीं लेनी है। इन प्रावधानों से स्पष्ट किया गया है कि पहले के समय में दी जाने वाली उपाधि जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, साहब, दीवान बहादुर आदि को प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 18 खत्म। और कल हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 19 से 22, ठीक है, जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। ठीक, और जो हमेशा आए दिन न्यूज़पेपर में रहता है, तो और सब लोग हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर कुछ ना कुछ बोल देते, किसी को भी कुछ बोलना है तो यही आर्टिकल बोलते रहिए, मेरी फ्रीडम और स्पीच, हम बोल सकते हैं और फंडामेंटल राइट है, तो पता है कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं है। तो आज आर्टिकल 18 तक था और हम नेक्स्ट उसमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आगे का पार्ट जरूर देखिए।